यूनिवर्सिटी का कैंपस उस वक्त बहुत ज़्यादा रोशन था। हर तरफ तुलबा का शोर था और मैं अपनी बेहतरीन सहेली और कज़न के साथ कैंटीन के करीब बैठी हुई थी। हमने हाथ में कॉफ़ी के मग थाम रखे थे और अपनी अगली क्लास के बारे में बात कर रहे थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं यूनिवर्सिटी के तीसरे सेमेस्टर की तालबा थी। उस वक्त मौसम भी काफ़ी खुशगवार था और हम अपनी पढ़ाई के हवाले से थोड़ी संजीदा बहस में लगे हुए थे। लेकिन फिर अचानक मेरे मोबाइल की वाइब्रेशन ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा दी। मैंने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला और स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। मैंने उसे खोल के देखा तो लिखा था कि आज तुम नीली शर्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। मैं पढ़ के एकदम से हैरान हो गई। मैंने अपने कपड़ों को देखा और फिर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई कि क्या कोई मुझे देख रहा है या ये कोई मजाक है। मैंने अपनी सहेलियों को कुछ नहीं बताया और फ़ोन दोबारा बैग में डाल दिया। लेकिन तब से मेरा ज़हन थोड़ा उलझने लगा था। कुछ ही देर बाद क्लास शुरू हो गई और मैं लेक्चर पे तवज्जो देने की कोशिश करने लगी, मगर वो मैसेज बार-बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब मैं घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तो मेरे मोबाइल पे दोबारा मैसेज आया। इस बार लिखा था कि तुम यूनिवर्सिटी से निकल के घर जा रही हो, जल्दी पहुंच जाना। उस मैसेज ने मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी। मैंने फ़ौरन अपनी कज़न को बुलाया और उससे कहा, देखो मुझे कोई तंग कर रहा है। मैंने उसे वो मैसेज दिखाया तो वो हंस के कहने लगी कि कोई तुम्हारा आशिक होगा जो तुम्हें दूर से देख रहा है। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने उसे कहा, अगर कोई ऐसा होता तो सामने आता या मुझे कॉल करता। इस तरह का मैसेज करने का क्या मकसद है? मैं घर पहुंची तो भाभी ने मुझसे चाय का पूछा और हम किचन में ही बैठ के बातें करने लगी। उस दौरान मेरा फ़ोन दोबारा बजा। मैंने देखा तो वही नंबर था। मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा घर भी बहुत खूबसूरत है। ये पढ़कर मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसे कैसे पता चला कि मैं घर पहुंच गई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर मैंने लेट के सोचना शुरू किया कि क्या मैंने कभी किसी को अपना नंबर दिया था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मैंने बहुत सोचा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। अगले दिन यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी दोनों सहेलियों को वो सारे मैसेज दिखाए जो मुझे उस अनजान नंबर से आए थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा संजीदा हो गईं और कहने लगीं कि ये तो बहुत अजीब बात है। मैंने उनसे कहा, हम इस नंबर पे कॉल करते हैं, शायद कोई सामने आए। हमने उस नंबर पे कॉल मिलाई तो बेल जाती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमें और भी ज़्यादा डर लगने लगा कि ये कौन है और क्या चाहता है। मैंने अपनी कज़न से कहा कि तुम मुझे इस तरह मत डराओ, मुझे पहले ही उलझन हो रही है। लेकिन वो यही कहती रही कि शायद कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। हमने सारा दिन यूनिवर्सिटी में यही बातें की कि कैसे उस मैसेज करने वाले का पता लगाया जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया ताकि अम्मी और अब्बू को कोई परेशानी ना हो। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और एक नया मैसेज आया। लिखा था, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं कौन हूँ? मैं ये देख के खौफज़दा हो गई और मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की। मैंने टाइप किया कि तुम कौन हो और मुझे क्यों तंग कर रहे हो? लेकिन उसका जवाब आया कि तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे और कभी नहीं जान पाओगी कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। ये मैसेज पढ़ के मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ोन को साइड पे रखा और अपनी आँखें बंद करके लेट गई, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं बार-बार यही सोच रही थी कि क्या मैं किसी मुसीबत में फँसने वाली हूँ? क्या ये कोई मज़ाक है या वाक़ई कोई मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ गया है? सुबह हुई तो मैंने सोचा कि अब मुझे इस बारे में अपनी कज़न को बताना चाहिए, जो मेरी दोस्त भी थी, क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रहती थी। मैंने उससे फ़ोन किया और उससे कहा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब मैसेज आ रहे हैं। उसने मुझे कहा, तुम अपना नंबर बंद कर दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि वो इंसान कौन है और क्या चाहता है। हमने फिर फैसला किया कि हम यूनिवर्सिटी में उस नंबर के बारे में किसी और से मशवरा करेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि ये बात किसी को बताने से शायद मसला और बढ़ जाए। मैंने यूनिवर्सिटी के रास्ते में बार-बार गाड़ी के शीशे से पीछे देखा, क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? लेकिन मुझे वहाँ कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। मैंने सुकून का साँस लिया और यूनिवर्सिटी पहुँच गई, लेकिन वहाँ पहुँच कर भी मेरे दिमाग में वो ही मैसेज चल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं इस चीज़ को ज़्यादा ही अहमियत दे रही हूँ, लेकिन उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था कि मैं उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर पा रही थी। मैंने अपनी कज़न से कहा, आज तुम मेरे साथ घर चलना ताकि मैं अकेली न रहूँ। वो मान गई और हम दोनों घर आ गए। अम्मी हमें एक साथ देख के बहुत खुश हुईं और हमारे लिए खाना लगाया। हमने खाना खाया, लेकिन मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब दोबारा मैसेज आएगा और वही हुआ। कुछ ही देर बाद मैसेज आया।
लिखा था, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैं ये पढ़ के बिल्कुल साक़ित रह गई, क्योंकि मैं आज बिल्कुल सादा कपड़ों में थी, और मैंने अपनी कज़न को दिखाया तो वो भी हैरान रह गए कि ये कौन है जो हर वक्त मुझे देख रहा है। हमने फैसला किया हम उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद इससे वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाए और कुछ और कर बैठे। हमने फिर उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। इस बार उसने कॉल उठाई और कोई नहीं बोला, बस भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, हेलो, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और फिर अचानक से हंसने वाले इमोजी का मैसेज मेरे मोबाइल पे आया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैंने उसे लिखा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन उसने फिर जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी। मैंने अपनी कज़न से कहा, शायद ये कोई मेरा जानने वाला है जो मेरा मज़ाक उड़ा रहा है। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, ये कोई आम मज़ाक नहीं लग रहा, ये तो तुम्हारी हर हरकत पे नज़र रखे हुए है। मैंने उस रात बहुत मुश्किल से गुज़ारी और बार-बार अपनी खिड़की को चेक किया कि कहीं कोई बाहर तो नहीं खड़ा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मेरे पीछे पड़ गया है। ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रही थीं, और मैं इसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैंने अपनी अम्मी के पास जाने का सोचा, लेकिन फिर पीछे हट गई, क्योंकि मैं उन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। अब मेरे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता था कि मैं उस इंसान की हरकतों को बर्दाश्त करूँ और देखूँ कि वो क्या करता है। मैंने उसके मैसेजेस को एक अलग फ़ोल्डर में सेव करना शुरू कर दिया, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं किसी को दिखा सकूँ और पुलिस की मदद ले सकूँ। लेकिन अभी मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती थी कि मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। मैं खुद ही इसका हल ढूँढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रही थी, क्योंकि वो इंसान हर रोज़ कुछ न कुछ नया करता था। कभी मुझे यूनिवर्सिटी जाते हुए देखता था और कभी घर में मुझे तन्हाई में तंग करता था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं चाहती थी कि ये सब ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था। मैंने उस दिन यूनिवर्सिटी में अपनी सहेलियों के साथ मिल के सोचा कि क्या हम किसी को इस बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा मशवरा नहीं मिला, और हम वापस अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी, जैसे कोई मेरी खुशी छीन रहा हो, और मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मैंने उस दिन घर में बहुत काम किया ताकि मेरा ध्यान हट सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और मैंने रात को सोने से पहले एक बार फिर सोचा कि क्या ये सब कभी ख़त्म होगा, या मैं हमेशा ऐसे ही डर-डर के रहूँगी। मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला, और मैंने आंखें बंद करके दुआ की कि सब ठीक हो जाए और मुझे उस अनजान इंसान से निजात मिल जाए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, और मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा और मैं दोबारा अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और मैं एक ऐसी दलदल में फंसती जा रही थी जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सब एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश-ए-ख़ैमा साबित होगा। शाम का वक़्त था और घर में सब अपनी-अपनी मसरूफ़ियात में लगे हुए थे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ज़हन किताब के अल्फ़ाज़ के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ उन अनजान नंबर और उसके पैगामात के गिर्द घूम रहा था। कमरे में खामोशी थी, बस दीवार पे लगी घड़ी की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर खिड़की के पास जाके बाहर की हवा खाऊं, शायद मेरा मूड ठीक हो जाए। मैं उठी और खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। बाहर का मौसम काफ़ी खुशगवार था और गली में बच्चे खेल रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल की टोन बजी, जो कमरे की खामोशी में किसी धमाके की तरह महसूस हुई। मैंने जल्दी से मुड़ के बेड पे पड़े फ़ोन को उठाया और स्क्रीन देखी तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वही नंबर था। मैसेज में लिखा था कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम इस वक्त खिड़की के पास खड़ी हो। ये पढ़ते ही मैं एकदम से सहम गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन पीछे हट के खिड़की के पर्दे खींच दिए और खिड़की बंद कर दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगी, क्या वाकई कोई मुझे बाहर से देख रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं डर के मारे अपने बेड पे बैठ गई और मोबाइल को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई बम हो, जिसे किसी भी वक्त फट जाना था। ये पहला मौका था जब मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये इंसान सिर्फ मुझे धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि वाकई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब क्या करूं। मुझे किसी को बुला लेना चाहिए या खामोश रहना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि मैं इसे जवाब दूँगी और पूछूँगी कि वो कहाँ है। लेकिन फिर वही पुरानी बात याद आ गई कि वो तो मुझे कभी सामने नहीं आएगा और मैं उस वक़्त तक कभी नहीं पहुँच सकूँगी। मैंने मोबाइल साइलेंट पे लगा दिया और लिहाफ़ ओढ़ के लेट गई, लेकिन
आंखें खुली थीं और हर हल्की सी आवाज़ पे मैं चौंक जाती थी। रात बहुत लंबी लग रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे घर की दीवारों के बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा हो। अगली सुबह यूनिवर्सिटी जाने का वक्त हुआ तो मैंने बहुत कोशिश की कि अपने चेहरे पे परेशानी के आसार ना आने दूं, ताकि घर वाले कुछ ना पूछें। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। मैं पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन मेरा ध्यान मुसलसल बाहर के रास्ते पे था। गाड़ी चलना शुरू हुई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई काली गाड़ी मुसलसल हमारी गाड़ी के पीछे चल रही है। मैंने बार बार गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मुझे एक गाड़ी नजर आई जिसका रंग काला था। मैंने ड्राइवर से कहा स्पीड बढ़ाओ, लेकिन उससे पूछा क्या हुआ, तो मैंने बात टाल दी और कहा देर हो रही है। मैंने दोबारा शीशे में देखा तो वो गाड़ी अब भी हमारे पीछे थी। मैं एकदम से बुखला गई और अपने बैग से फोन निकाल के देखा कि क्या कोई मैसेज आया है, लेकिन फोन खामोश था। मैंने सोचा क्या ये महज मेरा वहम है या वाकई वो मेरे पीछे है। मैंने दोबारा मुड़ के देखा तो वो गाड़ी अब सड़क की दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। यूनिवर्सिटी पहुंच के भी मैंने इधर उधर देखा, क्या कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मुझे लग रहा था कि जैसे हर शख्स मुझे घूर रहा है और हर इंसान के चेहरे पे मुझे वही अनजान शख्स नजर आ रहा है। मैं अपनी क्लास पे जाके बैठ गई, लेकिन मेरा ध्यान लेक्चर में नहीं था। मुझे बार बार लग रहा था कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है और मेरी हरकत पे नजर रखे हुए है। मैंने अपनी सहेलियों को ये सब बताया तो मुझे दिलासा देने लगी कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुमने बहुत ज्यादा सोच लिया है। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ वहम नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी जिससे मैं भाग रही थी। मैंने यूनिवर्सिटी में पूरा दिन बहुत परेशानी में गुजारा और हर लम्हा मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे रास्ते में ना पकड़ ले या कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मुझे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। कुछ दिन बाद मेरी खाला के घर एक दावत थी और मुझे वहां जाना था। मैंने तैयारी की और एक बहुत प्यारा गुलाबी जोड़ा पहना। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक कर रही थी और खुद को देख के खुश हो रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमकी। मैंने उसे उठाया और देखा तो एक पैगाम था। लिखा था, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, ये गुलाबी जोड़ा तुम पे सज रहा है। ये पढ़ के मेरे कदम जमीन पे जम गए। मैं सख्ते में आ गई कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने देखा तो खिड़की खुली थी, तो मैंने जल्दी से बंद कर दी क्योंकि मेरा कमरा ऊपर के फ्लोर पे था और वहां से सड़क साफ दिखाई देती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कमरे के दरवाजे को देखा जो बंद था। मैंने अलमारी के पीछे और हर कोने में देखा, क्या वहां कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने सोचा क्या कोई है जो मेरे घर के अंदर तक रसाई रखता है, क्या कोई मेरे कमरे में झांक रहा है। ये सोच के मैं रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आईने में खुद को देखा तो मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मैंने सोचा क्या मुझे इस दावत में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं जाती तो शायद वो और ज्यादा हिम्मत करे। मैंने हिम्मत की और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन मेरा हर कदम कांप रहा था। मैं दावत में तो चली गई, लेकिन वहां मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मैं बार बार अपने फोन को देख रही थी कि कहीं कोई नया मैसेज ना आ जाए। मैंने सोचा शायद ये कोई मेरा करीबी जानने वाला है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ये मजाक अब बहुत संगीन हो चुका था। मैं दावत में बैठी हुई भी बिल्कुल गैर हाजिर दिमाग थी। लोग मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ सर हिला रही थी। मेरा सारा ध्यान उसी अनजान शख्स की तरफ था जो मेरी हर एक सांस पे नजर रखे हुए था। दावत से वापस आकर मैंने फैसला किया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैंने इसी नंबर पे दोबारा कॉल की। इस बार बेल जाने लगी तो मेरे हाथ पसीने से शराबूर हो गए। मैंने दिल को मजबूत किया और कॉल का इंतजार करने लगी। 3-4 बार बेल बजने के बाद किसी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा, हेलो, कौन हो तुम? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो और क्यों मुझे इस तरह तंग कर रहे हो? मुझे बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। और फिर वही भारी सांसों की आवाज आने लगी। मैंने दोबारा चीख के कहा, अगर तुमने अभी कुछ ना कहा तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। लेकिन इस बार भी कोई जवाब ना आया तो मैंने कॉल काट दी और गुस्से और दुख की मिली जुली कैफियत में रो पड़ी। मैंने सोचा कि मैंने उस वक्त अम्मी को सब कुछ नहीं बताया तो मैं शायद पागल हो जाऊंगी। मैं तेजी से अपने कमरे से निकली और अम्मी के पास गई जो लाउंज में बैठी हुई थी। मैं उनके पास जाके बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ सच सच बता दूं, कि कोई है जो मुझे तंग कर रहा है, कोई है जो मुझे देख रहा है और मेरी हर नकलो हरकत पे नजर रखे हुए है। मैंने मुंह खोला ही था कि अम्मी ने अपनी कोई बात शुरू कर दी और इतनी खुशी से बात करने लगी कि मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने सोचा कि मैंने इन्हें आज ये सब बता दिया तो इनकी खुशी खत्म हो जाएगी और शायद वो बीमार हो जाए। मैंने अपने होठों को काटा और अपनी बात को अंदर ही दबा लिया। मैंने बस अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वो हंस के बोली कि मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी बच्ची।
मैं वहाँ से उठ के वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पे गिर गई। मैंने सोचा मैं कितनी बेबस हूँ कि मैं अपनी माँ से भी अपने दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती। मैंने अपने फ़ोन को एक कोने में फेंक दिया और सोचने लगी, क्या ये सब कभी ख़त्म होगा या मैं इसी डर के साए में जीती रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और इससे मेरी ज़िंदगी क्यों अजीरन कर दी है। क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया था जिसकी सज़ा मुझे ये मिल रही थी, या ये महज़ एक इत्तेफ़ाक था? मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरा ज़हन अभी भी उसी अनजान नंबर और उसके धमकी आमेज़ पैगामात में उलझा हुआ था। मुझे लग रहा था कि जैसे दीवारें मेरे करीब आ रही हैं और कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने एक बार फिर खुदा से मदद मांगी और उस दिन का इंतज़ार करने लगी जब ये सब सच्चाई सामने आएगी, मगर अभी वो वक्त बहुत दूर था और मुझे बहुत से तूफ़ानों का सामना करना बाकी था। मैं बहुत थक चुकी थी और ये डर अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे यकीन था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। उन्हीं दिनों मेरी कज़न की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, क्योंकि मेरे कज़न और मेरा घर बिल्कुल साथ ही वाक़ था। इसलिए घर का माहौल बदल चुका था। हर तरफ मेहमानों की आमदोरफ्त, ढोल की थाप और रोशनियों की चमक थी। मेरी कज़न की शादी की वजह से घर में ईद जैसा समा था, लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही किस्म का तूफान उठ रहा था। मैं हर वक्त लोगों के हजूम में रहने के बावजूद खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मैं ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती, ताकि अम्मी अब्बू या घर का कोई और फर्द मेरी परेशानी को न भांप सके। मैं हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे सफाई सुथराई हो या मेहमानों की तवाज़ो, ताकि मेरा ध्यान उस अनजान नंबर और उसके धमकी आमेज पैगामात से हट सके। कभी कभी मुझे लगता कि मैं इस सब से निकल चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही कोई मैसेज टोन बजती मेरा दिल एकदम से उछल के गले में आ जाता। मेरी कज़न का घर और हमारा घर एक ही सहन में खुलते थे, इसलिए दिन भर दोनों घरों के बीच लोगों का आना जाना लगा रहता था। मैं सारा दिन इसी तगोदो में रहती कि कहीं कोई मेरी परेशानी ना देख ले। शादी की तकरीब एक शादी हॉल में थी। मैंने अपने लिए एक नया और खूबसूरत जोड़ा सेलेक्ट किया। हॉल में हर तरफ खुशबुएं और रंग थे। रोशनियों की चमक आंखों को खेरा कर रही थी। वहाँ बहुत से लोग थे, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार। मैं अपनी कज़न के साथ स्टेज पे बैठी थी और हमने वहाँ मौजूद फोटोग्राफर से अपनी बहुत सी तस्वीरें बनवाई। मैंने खूब बन सवर के तैयारी की और उस वक्त मैं खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से कोई मैसेज नहीं आया था। जब तकरीब ख़त्म हुई और हम वापस घर पहुँचे, तो मैं थक के चूर हो चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाके जैसे ही मोबाइल ऑन किया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देखकर मेरे होश उड़ गए। वही अनजान नंबर था। मैंने मैसेज खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें वही तस्वीरें थी जो हमने थोड़ी देर पहले हॉल में बनवाई थी। वो तस्वीरें मेरे मोबाइल में भी नहीं आई थी, लेकिन उस अनजान इंसान के पास पहुंच चुकी थी। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मैंने जल्दी से अपने इर्द गिर्द देखा। मुझे लगा जैसे वो मेरे कमरे की खिड़की से या कहीं छुप कर मुझे देख रहा है। खौफ का एक ऐसा आलम था कि मैं चीखना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में ही अटक गई। मोबाइल की स्क्रीन पे एक और मैसेज उभरा, जिसने मेरे हवास गुम कर दिए। लिखा था, मैं तुम्हारे हर लम्हे पर नज़र रखता हूँ, चाहे तुम शादी हॉल में हो या घर के अंदर। ये तस्वीरें तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया या पुलिस को इतला करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी इन तस्वीरों को एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। वो शख्स मुझे मेरी इज्जत की धमकी दे रहा था। मैंने अपने हाथ अपने चेहरे पे रखे और बिस्तर पे बैठ गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैं सोच रही थी कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है और क्यों मुझे इस हद तक रुस्वा करने पे तुला हुआ है। मैंने सोचा मैं अपने अब्बू को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर वही तस्वीरों का डर, वही धमकी मुझे खामोश कर देती थी। मैं जानती थी कि अगर बात बाहर निकली तो मेरे घर वालों की इज्जत पे हर्फ आएगा और ये दाग मुझ पे हमेशा के लिए लग जाएगा। मैं उस कमरे में कैद होकर रह गई थी, जहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अगले दिन शादी के बाद की एक छोटी सी दावत घर पे ही मुनक्कद की गई। मैं मेहमानों के दरमियान बैठी थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक तरफ था। वहाँ एक आंटी मौजूद थी जो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरी चची की दूर की रिश्तेदार थी। उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। कभी वो मुझे देखती तो कभी मुस्कुरा देती। मैंने नज़रें चुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा गैर आरामदेह महसूस करने लगी। मेरा जहन मोबाइल पर लगा हुआ था। मुझे बार बार लग रहा था कि अब कोई मैसेज आएगा कि आंटी क्या सोच रही हैं या वो मुझे क्यों देख रही हैं। वो आंटी एक बार फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जिसे मैं उस वक्त समझ न सकी। मुझे लगा कि शायद ये सब उस अनजान शख्स की किसी चाल का हिस्सा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी।
हर लम्हा एक नई आजमाइश बन के सामने आ रहा था। मैंने अपने मोबाइल को जोर से मट्ठी में दबा लिया, जैसे मैं उसी के जरिए उस अनजान दुश्मन से लड़ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आंटी का ये देखना मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाला है। मैं बस एक ही दुआ कर रही थी कि ये रात जल्द गुजर जाए और मैं इस घुटन से बाहर निकल सकूं। शादी की तकरीबात खत्म हुए अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि घर में एक नया हंगामा बर्पा हो गया। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक अम्मी की आवाज़ आई, जो मुझे लाउंज में बुला रही थी। मैं वहाँ गई तो देखा कि वही आंटी जो शादी में मुझे मुसलसल देख रही थी, अपने बेटे और कुछ और रिश्तेदारों के साथ हमारे घर बैठी थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे वालिदैन उनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ़ थे और उनकी बातों से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो एक बहुत ही अहम मकसद के लिए यहाँ आए हैं। मैं कोने में बैठ गई और अपना सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद बातचीत का रुख मेरी तरफ मुड़ गया। आंटी ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा और मेरे अब्बू से कहा कि उन्हें मैं बहुत पसंद आई हूँ और वो अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुन के मेरे वालिदैन के चेहरे खिल उठे। वो आंटी के ख़ानदान को पहले से जानते थे और उनके नज़दीक एक बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरे अब्बू ने फ़ौरन ही हामी भर ली। घर में खुशी का एक नया माहौल पैदा हो गया। मिठाइयाँ बाँटी जाने लगीं और हर तरफ मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब-सा सन्नाटा छा गया। मैं अंदर से बुरी तरह काँप रही थी। मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही बात घूम रही थी कि ये क्या हो रहा है? एक तरफ वो धमकियाँ और दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी का ये अहम तरीन फ़ैसला, जिससे मैं भागना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी गहरी खाई में गिर रही हूँ, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अम्मी और अब्बू की खुशी दीदनी थी। वो मुझे एक ससुराल में खुश देखना चाहते थे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि उनकी बेटी किस अज़ाब से गुज़र रही है। जैसे ही मेहमान वापस गए, घर में शादी की तारीखों पर बहस शुरू हो गई। आंटी का ख़ानदान बहुत जल्दी में था। उनका कहना था कि 2 माह के अंदर-अंदर शादी का फ़ैसला पक्का कर लिया जाए। अम्मी ने मेरी मर्ज़ी पूछी तो मैंने बस सर हिला दिया, क्योंकि मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने सोचा अगर मैंने इनकार किया तो अम्मी और अब्बू मुझसे उसकी वजह पूछेंगे। और मैं उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि मुझे कोई अनजान नंबर से डरा रहा है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करते ही मैंने अपना फ़ोन निकाला। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने उस अनजान नंबर पे एक लंबा-सा मैसेज टाइप किया कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तो कभी तुम्हें नहीं देखा, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? मैंने ये मैसेज भेज के फ़ोन बेड पे फेंक दिया और जवाब का इंतज़ार करने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कहे कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। कुछ ही लम्हों बाद फ़ोन की टोन बजी। मैंने कांपते हुए उसे उठाया। जवाब आया था कि तुम्हारी बर्बादी, यही मेरा मकसद है, और तुम्हारी ये शादी इस बर्बादी का आगाज़ है। ये पढ़ के मैं बिस्तर पर औंधे मुँह गिर गई और फूट फूट के रोने लगी। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरी दोनों सहेलियों ने मुझे देखते ही घेर लिया। उन्हें शादी की खबर मिल चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और मुझसे पूछ रही थी कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने ज़बरदस्ती अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाई और उन्हें तफसीलात बताने लगी। वो हंस रही थीं, मजाक कर रही थीं और मेरे होने वाले शौहर के बारे में बातें कर रही थीं। मैं उनकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मैंने सोचा क्या मैं उनसे कह दूं कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है तो क्या मैं अपने वालिदैन की खुशियों का खून कर दूं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उन्हें ये बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी कश्मकश में मुब्तला हूँ। वो मुझे ज़िंदगी के नए सफ़र की मुबारकबाद दे रही थीं और मैं अंदर से मर रही थी। यूनिवर्सिटी की वो रौनकें, वो क्लासें, वो कैंटीन जहाँ हम कल तक बैठ के कह-कहे लगाते थे, आज मुझे अजनबी लग रही थी। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं वो शख्स यूनिवर्सिटी में भी कहीं मेरे आस-पास ना हो, कहीं वो हमें देख के हँस ना रहा हो। मैं एक कर्बनाक कैफ़ियत में थी। रात का वक्त था और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की लाइटें बुझी हुई थीं। मैंने अपने हाथ अपने घुटनों के गिर्द लपेट लिया और खामोशी से रो रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि सब कुछ सच-सच बता दूँ। अब्बू के पास जाऊँ, उनके पाँव पकड़ के उन्हें सारी बात बता दूँ कि कोई मुझे तंग कर रहा है, कोई मेरी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ वो डर था कि कहीं ये सच्चाई मेरे घर की इज्जत को खाक में न मिला दे। मैं सोच रही थी कि क्या ये रिश्ता कर लेना चाहिए? क्या शादी के बाद वो मुझे तंग करना छोड़ देगा या फिर ये अज़ाब हमेशा मेरे साथ रहेगा? मैंने सोचा शायद शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाए, शायद मेरा शौहर मेरी ढाल बन जाए। लेकिन फिर मैसेजेस का ख़्याल आता कि वो मेरी बर्बादी चाहता है। मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं था।
मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या तो मुझे इस मुश्किल से निकाल दे या मुझे हिम्मत दे कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। मैंने सोचा अगर मैंने इस वक्त हिम्मत हार दी तो मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी को बचा नहीं सकूंगी। मैंने तय कर लिया कि मैं अब किसी से नहीं डरूंगी, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन ये फैसला करना मुश्किल था, ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता था। मुझे ये भी मालूम था कि ये 2 माह मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 2 माह होने वाले हैं। मैंने फ़ोन को साइड पे रखा और आंखें बंद कर लीं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इस लड़ाई को अकेले लड़ूंगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं खौफज़दा थी कि कहीं ये कहानी मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम न बन जाए। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी और घर में ख़रीदारी का सिलसिला अपने अरूज पे था। अम्मी, भाभी और मैं बाज़ारों के चक्कर लगा रहे थे। बाजार की भीड़, दुकानों की रौनक और तरह तरह के कपड़ों और ज्वेलरी की खरीदारी, ये सब एक आम जिंदगी का मामूल होता है। लेकिन मेरी जिंदगी एक अजीब सी कैद बन चुकी थी। एक दिन बाजार में शॉपिंग करते हुए जब मैं एक दुकान जूते देख रही थी तो मेरे पर्स में मौजूद मोबाइल की हल्की सी वाइब्रेशन ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से बैग से फ़ोन निकाला और स्क्रीन की तरफ देखा। वही अनजान नंबर था। मैसेज पढ़ते ही मेरे हाथ से जूते छूट के फर्श पे गिर गए। लिखा था, शादी कर लो लेकिन तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। ये पढ़ के मेरा रंग फक हो गया। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। बाजार में सैकड़ों लोग थे, क्या उनमें से कोई मुझे देख रहा था? क्या कोई यहाँ भी मेरे साथ था? भाभी ने जब मुझे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ? मैंने बहाना बना के बात टाल दी। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। मैं उस हजूम में भी खुद को तन्हा और गैर महफूज महसूस कर रही थी। उस अनजान शख्स का साया मेरी हर खुशी पे पड़ रहा था। मैंने सोचा कि ये कैसा अजाब है जिससे मैं निकल नहीं पा रही। खरीदारी के दौरान जब मैं गाड़ी में बैठ के घर जा रही थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। मैंने मोबाइल उठाया और एक बार फिर उसी अनजान नंबर पे कॉल मिलाने का फैसला किया। मैं जानती थी कि ये बेसूद है, लेकिन मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मुझे किसी न किसी तरह अपना गुस्सा निकालना था। कॉल मिलाई तो बेल जाने लगी। एक बार, 2 बार, 3 बार। मुझे लगा शायद ये भी नहीं उठाएगा, लेकिन चौथी बार कॉल उठा ली गई। मैंने फ़ोन कान से लगाया और कहा, क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? मेरे पास खामोशी थी। मैंने दोबारा चीख के कहा, बोलते क्यों नहीं हो? कहो तो। दूसरी तरफ से कोई इंसानी आवाज़ नहीं आई, बल्कि एक बिल्ली की आवाज़ आई और फिर किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने बार बार हेलो कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ वही हंसी। मुझे लगा वो मुझ पे हंस रहा है या शायद मेरी बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रहा है। मैंने गुस्से में आके कॉल काट दी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसी जंग थी जिसमें मैं दुश्मन सामने ही नहीं था, लेकिन वार हर वक्त हो रहे थे। मैंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। सब कुछ कितना पुरसकून था, लेकिन मेरा अंदर तूफान की जद में था। मैंने सोचा, क्या ये कोई ऐसा इंसान है जिसने मुझे जलील करने का फैसला कर लिया है? घर पहुंच के भी मेरी हालत बेहतर ना हुई। शाम को भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, चलो मेहंदी के डिज़ाइन देखते हैं। हमने बैठ के मुख्तलिफ डिज़ाइंस देखे। भाभी बहुत खुश थी, वो शादी के बारे में बात कर रही थी। मैं बस उनकी बातें सुन रही थी, कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। भाभी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। मैं वहाँ से उठ के बाथरूम में चली गई और पानी के छींटे मारे ताकि खुद को संभाल सकूं। मेरा हौसला अब मुकम्मल तौर पे टूट चुका था। मैंने सोचा, शादी के करीब आते ही उसकी धमकियां और भी संगीन हो रही हैं। वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरी शादी की तकरीबात को भी बर्बाद करना चाहता है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सबको बता दूं, मगर फिर वही बात कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू के चेहरों पर पड़ने वाली उदासी नहीं देख सकती थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैं कितनी कमज़ोर और बेबस हो गई थी। रात का वक्त था और घर के सब लोग सो चुके थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से निकलकर छत पे आ गई। रात का आसमान सितारों से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरा दिल जल रहा था। मैंने आसमान की तरफ हाथ हिलाया और दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे उस इंसान के शर से बचा। मैं छत पर टहलती रही और सोचती रही कि यह शख्स कौन हो सकता है? वो इतना करीब कैसे है? क्या वो मेरे घर में ही कहीं छुपा हुआ है या वो मेरे हर कदम पे नजर रखता है? उसका ये कहना कि तुम कभी नहीं जान पाओगी कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर देता था। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि वो हर जगह मौजूद है। जब मैं अकेले कमरे में होती, मुझे लगता वो कहीं छुपा है। जब मैं बाजार जाती, मुझे लगता वो गाड़ी में बैठ के मेरा पीछा कर रहा है। ये खौफ अब मेरी रूह में सरायत कर चुका था। मैंने छत के कोने में जाके देखा। गली में वीरानी थी, लेकिन मुझे लगा जैसे साए हरकत कर रहे हैं। मैं जल्दी से नीचे आई और अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैंने सोचा, शादी के बाद जब मैं अपने घर जाऊंगी तो क्या वहाँ भी ये सब मेरे साथ होगा? क्या मेरी नई ज़िंदगी में भी ये शख्स साए की तरह मेरे पीछे आएगा? मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, मगर मेरा जहन अभी भी उसी अनजान शख्स के गिर्द घूम रहा था।
मैंने फैसला किया कि अब मैं मज़ीद कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। चाहे जो भी हो जाए मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस बिस्तर पे लेटी यही सोचती रही कि मेरी ज़िंदगी का अगला कदम क्या होगा और ये शख्स आखिर चाहता क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसी जंग में हूँ जिसका कोई सर पैर नहीं और मैं आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रही हूँ। हर मैसेज मेरे दिल पे एक कारी ज़र्ब लगाता था और मैं उस ज़ख्म को छुपा कर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। जिंदगी का ये सफ़र अब बहुत कठिन हो चुका था और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शादी में अब सिर्फ चंद दिन बाकी थे। घर मेहमानों से भर चुका था और रौनकें अरूज पे थीं। मैं दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती मगर मेरा दिल किसी और ही दुनिया में कैद था। मेरी मुस्कुराहटें मसनूई थी और हंसी में वो रंग नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। एक दिन किचन में काम करते हुए मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पे वही नंबर चमक रहा था। दिल की धड़कन एकदम रुक गई। मैसेज था, मैं बारात वाले दिन ज़रूर आऊँगा और सबके सामने तुम्हारी असलियत खोलूँगा। इस बार वो हद से गुजर चुका था। मेरे हाथ काम गए लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया। मैंने फ़ौरन से पहले वो नंबर ब्लॉक कर दिया और मोबाइल का डेटा बंद कर दिया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल गई हो। मैंने भागकर अपनी कज़न को पकड़ा और उसे सब कुछ बता दिया। वो मुझे देख के हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि कोई मुझे इतना तंग कर रहा है। उसे मेरा हाथ थाम के कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया नंबर ब्लॉक करके। अब वो तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा, तुम आज़ाद हो, सब कुछ भूल जाओ। उसकी बातों से मुझे वक्ती तौर पे सुकून मिला। फिर मेहंदी का दिन आ गया। घर में ढोलक की थाप थी। मैंने भी मेहंदी लगवाई और सज सवर के दोस्तों के साथ तस्वीरें बनाने लगी। मैं हंसती तो थी लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त गेट की तरफ रहता। जैसे ही कोई नया मेहमान आता मेरी नज़रें उसके चेहरे पे टिक जाती कि कहीं वो अनजान शख्स तो नहीं आ गया। वो डर अब भी मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ था लेकिन मैंने उसे अपनी खुशी पे गालिब नहीं आने दिया। मैंने सोचा शायद कज़न की बात सच है और मैं वाकई इस अजाब से आज़ाद हो चुकी हूँ। और फिर बारात का दिन आ गया। पॉलर से वापसी पे गाड़ी में बैठ के मुझे महसूस हुआ कि कोई काली गाड़ी मुसलसल हमारी गाड़ी का पीछा कर रही है। मैंने कज़न से कहा लेकिन उससे हंस के टाल दिया कि तुम अभी भी वहम का शिकार हो। उसे तुम्हें तंग करना छोड़ दिया है। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम ही है। बारात हमारे घर पहुंची तो हर तरफ खुशी का समा था। दूल्हे का इस्तकबाल हुआ और मैं सजे हुए अरूसी जोड़े में स्टेज पे आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आए और निकाह के कागजात तैयार करने लगे। मैंने सुकून का सांस लिया कि आज का दिन खैर व आफियत से गुजर रहा है। अचानक जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाने के लिए आवाज़ दी, घर के मरकजी दरवाजे पर शदीद हंगामा हुआ। एक अनजान आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। वो चीखने लगा कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ सुन के पूरा हॉल साकित हो गया। उसने मेरी तरफ उँगली उठाई और कहा कि इसके पेट में मेरा बच्चा है। ये सुन के मेरी माँ ने अपना कलेजा थाम लिया और अब्बा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। दूल्हा अपनी जगह से खड़ा हो गया और मौलवी साहब ने अपनी खुतबे वाली किताब बंद कर दी। मेरी दुनिया एक पल में तबाह हो गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैं स्टेज पे पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। तभी मेरे होने वाले शौहर, जो एक इंस्पेक्टर थे, ने इंतहाई तहम्मुल से अपने कुछ साथियों को इशारा किया। वो फ़ौरन आगे बढ़े और उस आदमी को दबोच लिया। वो मज़ाहमत कर रहा था, शोर मचा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे घसीट के बाहर ले जाने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मेरी माँ रो रही थी और लोग हम पे उँगलियाँ उठा रहे थे, लेकिन मेरा होने वाला दूल्हा मेरे पास आया और मेरा हाथ थामा और एक पुरसकून नज़र से मुझे देखा। उसकी आंखों में मुझ पे भरोसा था। फिर निकाह के बाद मैं रुखसत होकर अपने नए घर पहुँच तो गई, लेकिन दिल में एक शदीद परेशानी थी कि क्या वो मुझे वाक़ई कबूल करेगा या ये शक हमेशा के लिए हमारे दरमियान दीवार बन जाएगा। मेरी रुखसती तो हो गई थी मगर दिल में उठने वाले तूफान कम नहीं हो रहे थे। मैं अपने ससुराल के कमरे में बैठी थी, दुल्हन के जोड़े में मलबूस, मगर मेरी रूह कांप रही थी। मेरे जहन में बार बार वो मंजर घूम रहा था जो आज बारात के वक्त पेश आया। वो बदनामी, वो लोगों की नज़रें और मेरी माँ का टूटा हुआ दिल। मैं सोच रही थी कि क्या ये शख्स जिससे अभी मेरा निकाह हुआ है मुझे कबूल कर पाएगा। क्या वो भी वही सोच रहा है जो बाकी दुनिया सोच रही है? कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो अंदर आए। उनके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी संजीदगी थी। वो मेरे पास आके बैठ गए और खामोशी से मुझे देखने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने बहुत नरम लहजे में पूछा, क्या यूनिवर्सिटी के ज़माने में तुम्हारा किसी लड़के से झगड़ा हुआ था? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और सर हिलाया। मुझे याद आया कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी में शाहमीर नामी एक लड़के ने मुझे तंग किया, तो मैंने उसे सबके सामने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। उसने मुझे धमकियाँ दी मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सच-सच बताया कि हाँ, एक लड़का था शाहमीर। मैंने उसे थप्पड़ मारा था लेकिन वो बदतमीज़ी कर रहा था।
वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बस यही वो कड़ी है जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी जो आज हॉल में घुसा था, उसे शाहमीर ने ही किराए पे भेजा था। तुम्हारे नंबर पे जो मैसेजेस आते थे, जो तस्वीर तुम्हें भेजी जाती थी, वो सब उसी शाहमीर की चाल थी, ताकि वो तुम्हें ज़हनी तौर पे तोड़ सके। उसे तुम्हारा नंबर कहाँ से हासिल किया और कैसे तुम्हें ट्रेस किया, इस पे तहकीकात जारी है, मगर अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये सब एक बदला था। मैं ये सुन के सख्ते में आ गई। वो शख्स मेरे शौहर नहीं बल्कि एक मसीहा बन के सामने आए। मैंने डरते डरते उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या आपको मेरे किरदार पर शक नहीं हुआ? क्या आपने नहीं सोचा कि शायद वो सच कह रहा हो? उन्होंने मेरा हाथ थामा और बहुत प्यार से कहा, मैंने तुम्हें अरसलान की शादी में पहली बार देखा था और तभी फैसला किया था कि तुम ही मेरी जीवन साथी बनोगी। जो मोहब्बत करता है वो कभी शक नहीं करता। मेरा ईमान तुम्हारी ज़ात पे है, तुम्हारे किरदार पे है, और किसी गैर के झूठे इल्ज़ामात मेरी मोहब्बत को नहीं हिला सकते। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में अगर अच्छा हमसफ़र और समझदार हो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी राई के दाने के बराबर लगता है। जिस परेशानी ने मुझे महीनों तक ज़िंदा दरकोर कर रखा था, उनके एक जुमले ने उनका वजूद ख़त्म कर दिया। मुझे समझ आ गया कि सच्चाई और भरोसा ही वो ताकत है जो हर साजिश को नाकाम बना देती है। मैंने सुकून का एक लंबा सांस लिया। मेरे आंसू थम चुके थे और दिल में एक इत्मीनान उतर आया। मैंने जान लिया कि तूफ़ान चाहे कितने ही शदीद क्यों ना हो, अगर हम सफ़र का हाथ थामे रखा जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और ज़िंदगी दोबारा एक नया मोड़ लेकर खुशियों की तरफ चल पड़ती है। मैंने उनकी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और उस रात के अंधेरे में मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी रोशन दिखाई दे रही थी।